नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले फास्ट एंड फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज की तमाम बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं सचिन और मेरे साथ गठबंधन के बाद अपनी पहली साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने यूपी को विकास की राह पर ले जाने का वादा किया। एक प्रकार से गंगा और यमुना का यहाँ पे मिलन हो रहा है। प्रगति की सरस्वती, प्रोग्रेस की सरस्वती इस मिलन में से निकली। अगर साइकिल के 2 पहिए हैं तो हम और राहुल जी यहाँ बैठे हुए 2 पहिए हैं, बन करके तेजी से आगे बढ़ाएंगे चीजों को। ये विकास का भी पहिया है, खुशहाली के भी पहिए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि आज हम होश से बांटने की राजनीति का जवाब दे रहे हैं। ये एक तरह से गंगा और यमुना का मिलन है। इस गठबंधन से प्रदेश की जनता को फायदा होगा। अखिलेश यादव ने दावा किया कि उनकी पार्टी 300 से ज्यादा सीट जीतेगी। क्योंकि किसी को शक नहीं है कि आने वाले समय में 300 से पार सीटें समाजवादी और कांग्रेस अलायंस मिलकर के जीतने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर बीजेपी की गुस्से और नफरत की राजनीति को उखाड़ फेंकेंगे। बीजेपी क्रोध फैलाती, गुस्सा फैलाती, एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाती और उनकी विचारधारा से हिंदुस्तान को खतरा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर विपक्ष ने करारा हमला बोला है। विकास किया तो उनको बैसाखी की जरूरत क्यों पड़ी? कांग्रेस ने कहा था 27 साल यूपी बेहाल, और उन्होंने कहा था हम सत्ता में वापसी करेंगे। और अगर उनको लगता है कि 27 साल यूपी बेहाल का हिस्सा समाजवादी पार्टी रही उनकी नजर में, तो समाजवादी पार्टी से उन्होंने गठबंधन क्यों किया? गठबंधन से यूपी को ये साथ पसंद है स्लोगन भी लॉन्च किया गया। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोनों नेताओं ने रोड शो किया। गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी 298 और कांग्रेस 105 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होने हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 224 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। पिछले चुनाव में बीएसपी को 80, बीजेपी को 47, कांग्रेस को 28 सीटें मिली थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी मायावती पर नरम दिखे, वहीं राम मंदिर के मुद्दे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब के फरीदकोट में रैली के दौरान कांग्रेस और आप पर जमकर हमला बोला। फरीदकोट के कोटकपुरा में पीएम मोदी ने पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल पर हो रहे हमलों पर बोलते हुए विरोधियों को भाषा की मर्यादा नहीं भूलने की भी नसीहत दी। 2 नेता जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूं, एक अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे सरदार प्रकाश सिंह बादल। ये 2 ऐसे नेता कि जिनके मुंह से कभी भी हल्का शब्द नहीं निकलता, जिन्होंने अन्ना हजारे के साथ ऐसा किया, वो बादल साहब के साथ न्याय करेंगे ऐसी आप आशा करते हैं ऐसे लोगों से? लेकिन आज तक भाषा बोली जा रही है। हम आकर के जिसको शीला दीक्षित को भी जेल में भरने वाले थे, कुछ लोगों को जब पता चल जाता है कि पराजय सामने दिख रहा है, तो अभी से माहौल बनाने में लग जाते हैं, तरीके ढूंढते हैं। गोवा में क्या भाषण किया, अखबारों को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा ये इलेक्शन कमीशन जो है मोदी नचाता है वैसे नाचता है। पीएम की रैली में पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर भी मौजूद रहीं। पंजाब में 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए 4 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। पंजाब चुनाव में शिरोमणि अकाली दल, बीजेपी गठबंधन, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को पंजाब चुनाव के लिए जालंधर में पहली रैली की थी। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया है।
चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुश्किल में फंस गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। आयोग ने 31 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए भी कहा है। केजरीवाल के खिलाफ ये कार्रवाई पैसे लेकर वोट देने वाले बयान के मामले में की गई है। 8 जनवरी को अरविंद केजरीवाल ने गोवा के बेनोलिम विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली की थी। रैली के दौरान केजरीवाल ने लोगों से अपील की थी कि वो कांग्रेस और बीजेपी से पैसे लें, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को दें। केजरीवाल ने कहा था कि अगर कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवार पैसे देते हैं तो मना मत कीजिए, उसे ले लीजिए क्योंकि ये आपका पैसा है। बयान के लिए चुनाव आयोग ने केजरीवाल को चेतावनी दी थी, जिस पर आम आदमी पार्टी नेता ने आयोग के फैसले को असंवैधानिक और गलत बताते हुए कोर्ट में जाने की बात कही थी। हरियाणा में आरक्षण की मांग को लेकर जाट समुदाय ने फिर आंदोलन शुरू कर दिया है। जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने हरियाणा में 19 जगहों पर धरना शुरू किया है। रोहतक में आंदोलन का मुख्यालय बनाया गया है। सोनीपत के गोहाना में भी अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो चुका है। प्रशासन ने आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। गुरुग्राम, मुरथल समेत राज्य के सभी संवेदनशील इलाकों में भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात हैं। जाट नेताओं ने धरना जारी रखने का ऐलान किया है और आंदोलन शांतिपूर्ण रहने का भरोसा दिया है। तो गुहाना के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि धरना पूरी तरह से शांतिपूर्वक रहेगा। अगर प्रशासन की बात की जाए तो यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। कई जो सुरक्षा कंपनियां हैं उनको तैनात कर दिया गया है, जिसकी वजह से जिससे जो पिछली बार हुआ वो इस बार ना हो। पुलिस और प्रशासन की ओर से भी पूरी तैयारी होने का दावा किया जा रहा है। किसी भी तरीके के रोड जाम या कोई वायलेंस बिल्कुल किसी सूरत पर नहीं करने दी जाएगी। प्रशासन ने इस बार पूरी तैयारी की है। टोटल 6 कंपनीज हमने यहाँ पे डिप्लॉय करवाई हैं जो गोहाना एरिया के लिए हैं। जाट समुदाय के लोगों ने 10% आरक्षण की मांग की है। फरवरी 2016 में हुए आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिवार में किसी एक को नौकरी दिए जाने की भी मांग की है। जाट आंदोलन के दौरान जेल में बंद 265 लोगों को तुरंत रिहा किए जाने की मांग की गई है। जाट आंदोलन के वक्त दर्ज किए गए 1365 केस बंद किए जाने की भी मांग की गई है। पिछले साल फरवरी में हुए जाट आंदोलन के दौरान 30 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। आंदोलन के दौरान हजारों करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ था। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में एग्जाम के लिए छात्रों को स्माइल मोर, स्कोर मोर की सलाह दी। पीएम मोदी ने छात्रों से परीक्षा को त्योहार की तरह मनाने को कहा। पीएम ने नसीहत दी कि इससे प्लेजर लीजिए, प्रेशर नहीं। पीएम ने कहा कि प्रतिस्पर्धा मत कीजिए, अनुस्पर्धा यानी खुद से कंपटीशन करें। बहुत कम लोग हैं जिनके लिए एग्जाम एक प्लेजर होती है। ज्यादातर लोगों के लिए एग्जाम एक प्रेशर होती है। निर्णय आपको करना है कि इसे आप प्लेजर मानेंगे कि प्रेशर मानेंगे। जो प्लेजर मानेगा वो पाएगा, जो प्रेशर मानेगा वो पछताएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात करते हुए जम्मू कश्मीर में हिमस्खलन में मारे गए जवानों को भी श्रद्धांजलि दी। कश्मीर में हमारे जो सेना के जवान देश की रक्षा में डटे हुए हैं, वे हिमस्खलन के कारण वीर गति को प्राप्त हुए। मैं इन सभी वीर जवानों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं, नमन करता हूं। पीएम ने युवाओं से वीरता पुरस्कार से सम्मानित जवानों के बारे में पढ़ने और दोस्तों से शेयर करने की भी अपील की। मन की बात कार्यक्रम का यह 28वां प्रसारण था। सरकार ने मन की बात के आज के एपिसोड की मंजूरी के लिए चुनाव आयोग से संपर्क किया था। चुनाव आयोग ने मन की बात के एपिसोड को प्रसारित करने की मंजूरी शर्त के साथ दी थी। चुनाव आयोग ने कहा था कि मन की बात में ऐसा कुछ नहीं कहा जाएगा जिससे 5 राज्यों के वोटर प्रभावित हों। प्रधानमंत्री ने कोस्ट गार्ड के सभी जवानों को उनकी सेवा के लिए धन्यवाद दिया। जम्मू कश्मीर में एवलांच की चपेट में आकर शहीद हुए मेजर अमित सागर को आज दिल्ली में अंतिम विदाई दी गई। दिल्ली के बरार स्क्वायर में शहीद मेजर अमित सागर का अंतिम संस्कार किया गया। शहीद मेजर के बेटे और बेटी ने चिता को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार से पहले शहीद मेजर अमित सागर की शहादत को सलामी दी गई। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने भी शहीद मेजर अमित सागर को श्रद्धांजलि दी।
शहीद मेजर अमित सागर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने परिवार से भी मुलाकात की और खुद को परिवार के साथ बताया। उन्होंने कहा कि इस वक्त अगर हम यहाँ से निकल जाएंगे तो हो सकता है कि आतंकवाद की गति बढ़ जाएगी, वहाँ पर जो आवाम है उनको नुकसान हो सकता है, हमारी जो बाकी जो टुकड़ियाँ वहाँ पे तैनात हैं उनको नुकसान हो सकता है। तो उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए ये कार्रवाई की है और उसके लिए हम बहुत गर्वित हैं। 25 जनवरी को जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में सेना का एक कैंप बर्फ में दब गया था। हादसे में हाई एल्टीट्यूड वेलफेयर स्कूल यानी HWAS के मेजर अमित सागर शहीद हो गए थे। शहीद अमित सागर का परिवार दिल्ली के जनकपुरी में रहता है। जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर एवलांच से सेना के 15 जवान शहीद हो चुके हैं। जयपुर में घने कोहरे के चलते हुए हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आगरा जयपुर नेशनल हाईवे पर कानोता के पास इतना घना कोहरा था कि एक के बाद एक 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसा सुबह करीब 8:15 बजे हुआ। हादसे में कुछ गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घायलों को जयपुर के MMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी तक का एक बड़ा सड़क हादसा इसे कहा जा सकता है, जिनके उपचार के लिए यहाँ पर पूरी तरह से डॉक्टर्स अपनी जान झोंके हुए हैं। अब देखना ये होगा कि कितने यहाँ पर गंभीर पेशेंट्स का उपचार हो पाता है और कितनों को यहाँ पर बचा लिया जाता है। दुर्घटना के बाद सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। सड़क के दोनों तरफ 5 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। क्रेन से क्षतिग्रस्त गाड़ियों को हटाया गया, जिसके बाद हाईवे खुला।